यानी व्याकरण का चौथा नंबर पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे वर्ण विचार का जो शेष भाग बचा हुआ है और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग। पहला टॉपिक है बलाघात से क्या समझते हैं। देखिए, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है ना, उसे कहता है बलाघात। क्या कहता है? बलाघात। जैसे कोई हम अक्षर लिखे हैं, अक्षर नहीं करे, कोई शब्द लिखे हैं और उस शब्द में जिस पर ज्यादा जोर देते हैं ना, तो जोर देने की जो क्रिया होता है ना, एक वर्ण पर, एक शब्द में बहुत सारा वर्ण होता है, तो उस एक खास वर्ण पे ज्यादा जोर देते हैं ना, जो उस क्रिया को कहते हैं बलाघात। अब जैसे यहां पे देखिए, जैसे पढ़ते हैं करण। अब देखिए ध्यान से इस बात को समझिए, करण जब पढ़ते हैं करण, तो क पर ज्यादा जोर दिया जाता है। करण र पे और न पे कम, र पे तो सबसे कम। जब क है, र है और न है, तो हमको पढ़ना चाहिए क र न, तो हम पढ़ते हैं करण। तो र का कुछ हिस्सा ना, जो ताकत वाला हिस्सा है, वो क ले लेता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बलाघात हो रहा है और क पर बल दिया जा रहा है। किस पे बल दिया जा रहा है? क पर बल दिया जा रहा है। अतः र पर बलाघात हो रहा है, मतलब किसका बल छीन लिया जा रहा है? र का कुछ बल छीन कर क को लगा दिया जा रहा है। ठीक है ना। जैसे बोलते हैं कमल, कमल, तो कमल में कमल, तो म पे ज्यादा जोर दिया जाता है, तो इसीलिए बलाघात जो है ना म पे लग रहा है। तो म पर बल लग रहा है, बलघात हो रहा है, तो किस बल हो रहा है? बल लग रहा है, तो किस पे बलाघात हो रहा है? ल पे बलाघात हो रहा है। मतलब क, म और ल तीनों व्यंजन है, तीनों पे बराबर बल नहीं दे रहे हैं। म पर ज्यादा बल देने के कारण से ल पर का बल कुछ कम जा रहा है। समझ गए ना। जैसे एक घर में 3 बेटे हैं, जैसे इसमें 3 बेटे हैं, तो इस पे क वाला को ज्यादा पैसा दे दिया गया है, तो र वाला का कुछ हिस्सा क वाला को दे दिया गया है। समझ गए ना। तो बल इस पे लग रहा है, क पे, और बलाघात किस पे हो रहा है? र पे। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग का अल्प प्राण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण से क्या समझते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है, यानी सॉरी गलती हो गया, पढ़ने में गलती हो गया। जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, उसे कहते हैं अल्प प्राण। अल्प मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, जिसमें थोड़ा श्रम लगाना पड़े, जिसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी ना, जिसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है, उसे हमें कहते हैं अल्प प्राण। ज्यादा मेहनत नहीं, अल्प माने थोड़ा मेहनत जिसमें लगता है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। प्रत्येक जितने व्यंजन होते हैं ना, उसका जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है ना, वो अल्प प्राण होता है। याद कर लीजिएगा। प्रत्येक, इसका रूल क्या होता है, ट्रिक क्या होता है? 135। क्या होता है? 135। इसका मतलब क्या है देखिए, जैसे हम क वर्ग लिखते हैं, तो क, ख, ग, घ, अंग लिखते हैं, फिर लिखते हैं च, छ, ज, झ, य। तो आप ज्यादा नहीं लिखे, बस इतना ही। इसका पहला, तीसरा और 5वां को देखिए। पहला, तीसरा और 5वां, इसको कहा था अल्प प्राण। क्या कहता है? अल्प प्राण। यानी 5 वर्ग जो है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इसमें जो पहला वर्ण है, तीसरा वर्ण है और 5वां वर्ण है, इसे कहा था अल्प प्राण। ठीक है ना। इसको उच्चारण करने में कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है, कम श्रम करना पड़ता है, कम मेहनत करना पड़ता है। ठीक है ना। इसलिए इसको अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे क वर्ग में क, ग और अंग, उसी प्रकार से च वर्ग में भी होगा, ट वर्ग में भी होगा, त वर्ग में भी होगा। बस याद रखना है क्या? 135। क्या याद रखना है? 135। 1, 2, 3, 4, 5। तो किसको लेना है इसमें से? हमको 1 को लेना है, 3 को लेना है, 5 को लेना है। यानी पहला स्थान पे हो, तीसरा स्थान पे हो और 5वां स्थान पे हो। ठीक है ना। तो 135 ठीक से हम याद रख सकते हैं। ठीक है ना। अल्प प्राण 135, अल्प प्राण 135। अगला है क्या? महाप्राण। क्या होता है? महा माने होता है ज्यादा, महा माने क्या होता है? ज्यादा, जिसमें ज्यादा श्रम, जिस व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है या अधिक श्रम लगता है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का जो दूसरा और चौथा नंबर जो होता है, वो कहलाता है क्या? महाप्राण। क्या कहलाता है? महाप्राण। कौन? दूसरा और चौथा, प्रत्येक का। देखें,
इसका ट्रिक क्या है? 24। ठीक है ना। तो फिर देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं, जैसे क है, फिर वही बात है। तो इसमें आपका जो हो गया दूसरा और चौथा जो हो गया ये महाप्राण हो गया। ठीक है ना। इस पे ज़्यादा बल लगता है, ज़्यादा श्रम लगता है, या ज़्यादा मेहनत खा लीजिए उसको, है ना। तो इसको टिक याद करके रखेंगे क्या? 24। तो जो अल्प प्राण होता है वो महाप्राण नहीं होता है, और जो महाप्राण होता है वो अल्प प्राण नहीं होता है। याद रखना बस 100, उसमें याद करना है 1 3 5 1 3 5, या कर सकते हैं विषम संख्या वाला, इसमें क्या है? सम संख्या वाला 2 और 4। ठीक है ना। तो ये होता है। नेक्स्ट क्या है आपका कि घोष वर्ण किसे कहते हैं? बात नहीं कीजिए। देखिए घोष वर्ण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग जब कहे ना वर्ग, तो वर्ग समझ आइए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ग जब भी कहेंगे तो वर्ग का मतलब अपना क्लास मत समझ लीजिएगा, वर्ग का मतलब सिर्फ यहाँ पे यही समझना है आपको। ठीक है ना। तो उसका तीसरा, चौथा और पांचवा, और इसके साथ साथ कौन? य, र, ल और ह। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, जैसे क वर्ग है क, ख, ग, घ और अंग, तो इसमें आपको लेना है तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा जो हो गया ये घोष कहलाता है। जैसे कख ग में है, उसी तरह से च छ ज में भी आपका जो तीसरा लास्ट का होगा च छ नहीं होगा, ज झ य होगा। उसे चौथा में होगा ट ठ नहीं होगा, ड ढ बड़ी ना होगा, है ना। तो उस तरह से चलेगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो ये सब क्या कहलाएगा आपका? घोष। तीसरा, इसका रूल क्या है? 3 4 5। क्या है? 3 4 5, यानी कि जो तीसरा नंबर पे हो, चौथा नंबर पे हो और पांचवा नंबर पे हो, सब क्या कहलाएगा? घोष कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? अघोष वर्ण। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है उसके साथ साथ तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंत सा को भी अघोष वर्ण कहा जाता है। तो याद रखिएगा पहला और दूसरा जो होता है ना वो अघोष वर्ण होता है। क्या होता है? अघोष वर्ण। और इसमें ये भी शामिल कर लीजिएगा तलाबी सा, मूर्धन्य सा और दंत सा भी। ठीक है ना। तो इसमें बता दें क और ख होगा, क ख ग में क ख होगा, च छ ज में च छ होगा, इसी प्रकार से ट ठ ड में ट ठ होगा, इसी प्रकार से सोन, है ना। इसी प्रकार से चलेंगे। तो हम लोग देखें क्या घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। है छोटे छोटे टर्म, परंतु यही छोटे छोटे टर्म नहीं आने की वजह से हम लोग को लगता है कि ये क्या नया कोई अवतार लिया है। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, बस याद रखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा बस। नेक्स्ट क्या है? अनुतान किसे कहते हैं? अनुतान। देखिए अनुतान भावों की वह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसके कारण शब्द का अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। अनुतान क्या है? भावों की अभिव्यक्ति है। हमारे अंदर जो भावनाएं होती है ना उसको अभिव्यक्त करने का एक तरीका है, भावों की अभिव्यक्ति। कैसे? जैसे देखिए तीनों वाक्यों को पढ़िए। वह पाठ पढ़ चुका है, वह पाठ पढ़ चुका है, वह पाठ पढ़ चुका है। जैसे हम बोले वह पाठ पढ़ चुका है, वह पाठ पढ़ चुका है, वह पाठ पढ़ चुका है, इसमें कोई भी हमारी भावना उत्पन्न हो रही है। बट इसी को भावना के साथ कहेंगे ना तो बदल जाएगा तरीका। देखिए जैसे पहला है नॉर्मली। नॉर्मली हम लोग कह रहे हैं क्या? नॉर्मल में कह रहे हैं, नॉर्मली नॉर्मल वे में कह रहे हैं कि वह किताब पढ़ चुका है। तो बोलते हैं वह किताब पढ़ चुका है, तो एक नॉर्मल बात बोले। जैसे प्रश्नवाचक लगा दी तो अनुतान क्या है? देखिए वह किताब पढ़ चुका है, मतलब हमको ऐसे आचार्य नहीं करना है, सॉरी इसमें आचार्य नहीं करना। वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है, मतलब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उसे हम, वो किताब पढ़ चुका है। थोड़ा सा टोन बदल दिए तो इसका मतलब होगा कि प्रश्न पूछ रहे हैं आप। पहले बार में क्या बोले थे हम? देखिए तीनों को अब हम लोग तीनों को भावना के साथ बोल रहे हैं। देखिएगा पहला नंबर वह किताब पढ़ चुका है, इसको ऐसे पढ़ेंगे वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है। तीनों में अंतर है, तीनों में अंतर है। एक नॉर्मल था, एक में प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इसमें तो आश्चर्य हो रहा है हमको आश्चर्य हो रहा है। मतलब क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सक्लेम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक्सक्लेम, मतलब आश्चर्य हो रहा है हमको। वो किताब पढ़ चुका है, आश्चर्य कैसे पढ़ लिया भाई? वो तो पढ़ने नहीं आता, कैसे किताब पढ़ लिया? तो इस तरह से इसमें आश्चर्य का बोध हो रहा है, इसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, और ये जनरली कह रहे हैं। तो तीनों वाक्य एक ही था, बस थोड़ा सा अनुतान बदल दिए, कहने का एक्सप्रेशन बदल दिए, भावना उसमें आने लगी और आप समझ गए। वो किताब पढ़ चुका है,
तो कह सर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, पढ़ाई के लिए। हाँ सर जी पढ़ लिया है। वो किताब पढ़ चुका है? हाँ सर जी पढ़ लिया, पता नहीं कैसे पढ़ लिया, वो किताब पढ़ चुका है। मतलब हम बता रहे हैं आपको किताब पढ़ चुका है। तीनों में अंतर है। भावना थोड़ा सा, उसी को कहते हैं अनुतान। मतलब हम भावना को किस तरह से अनुतानित कर रहे हैं, कैसे आप तक पहुंचा रहे हैं, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है कि भाई उच्चारण स्थान, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका एग्जाम में निश्चित रूप से इससे आते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे होता है। क्या है कि मुंह के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है ना, उसी को उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। मुंह के जिस भाग से, मुंह में बहुत सारे भाग है, कंठ है, तालु है, तालु के ऊपर वाला भाग को मूर्धा कहते हैं, दंत है, ओष्ठ है, तो अलग अलग भाग हैं। ज़्यादातर भाग क्या है समझिए बात को। कंठ, कंठ कहाँ पे होता है तो आपको थोड़ा सा एक फिगर के थ्रू से थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भैया फिगर के थ्रू थोड़ा समझ लिए। अगर ये हम थोड़ा सा मुंह बना दें, इसमें जीभ बना दें और थोड़ा सा आपको हम इंडिकेट करने के लिए सिर्फ, तो कैसे वैसे समझिएगा। देखिए कंठ जो होता है ना, एक्चुअली कंठ यहाँ पे होता है, ये कंठ है ना। तालु कहते हैं, तालु, तो तालु यहाँ पे होता है, जीभ के ऊपर वाला भाग जो होता है ना, उसको तालु कहते हैं ना। तालु तो तालु होता है, जीभ के जस्ट ऊपर रहता है वो। और तालु के ऊपर भी एक भाग होता है, तालु के ऊपर भी एक भाग होता है जो नाक तरह, नाक जैसे नाक जगह होता है, इसे उसको कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। मूर्धा यानी कि मुंह नहीं कर सकते, इसको मूर्धा कहते हैं। ये हो गया तालु। क्या हो गया आपका? तालु। दंत, दांत समझ में करते हैं, ओष्ठ समझ में। दांत, दंत माने दांत होता है और ओष्ठ माने होठ होता है, होठ, है ना। तो समझिएगा, तो ये सब आप इसी का उच्चारण, जो कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं ना, तो जिस जगह से उच्चारण होता है उसका नाम उसी के हिसाब से पड़ जाता है, ठीक है ना, और उसका उच्चारण स्थान वही हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे जो पहला नंबर पॉइंट इसका है ये है कि कंठ से उच्चारण होने वाले, जो पहला नंबर पॉइंट है, कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण को कंठ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ वर्ण कहते हैं। और ये कौन कौन होते हैं तो क ख ग घ तक होता है, क ख ग घ, और इसके साथ होता है यरला में का ह, और उसका अ आ और विसर्ग होता है। अ आ के साथ क्या होता है? विसर्ग होता है। तो याद रखेंगे, क ख ग घ ह अ आ विसर्ग, नाम कंठस्थ करते चले जाइएगा। दूसरा होता है, दूसरा नंबर होता है तालु से, तालु से उच्चारित होने वाले या तालु से उच्चारण होने वाला वर्ण को क्या कहते हैं? तालाव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तालाव्य वर्ण, तालाव्य वर्ण कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? च छ ज झ, प्रत्येक का 4 गो होता है ना, क ख ग का कंठ वर्ण में और च छ ज का तालाव्य वर्ण में। तो च छ ज झ, इसके साथ य तालाबे स हर्ष ई दीर्घी, है ना, ये होता है, ठीक है ना, इसको याद रखें। नेक्स्ट तीसरा नंबर पॉइंट क्या होता है? मूर्धा से, यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और ये होते हैं ट ठ ड ढ, है ट ठ ड ढ, ये 4 होते हैं। इसके साथ होते हैं र मूर्धन्य स री, र मूर्धन्य स री, यह भी होते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका? तालु के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त की। तालु यहाँ पे जो वर्ड आया था तालाव्य वर्ण के लिए, तो तालु किसे कहते हैं तो बताया क्या, जो सॉरी मूर्धा किसे कहते हैं, सॉरी मूर्धा किसे कहते हैं? मूर्धन्य पर है ना, मूर्धा। तो मूर्धा का हम लोग समझ जाते हैं, मूर्धा माने मुंह, मूर्धा माने मुंह। मुंह में तो सब कुछ है, मुँह में, मुंह के नीचे थोड़ा कंठ है, मुँह में तालु है, मुँह में मूर्धा है, ओष्ठ और दंत लगभग मुँह का भाग है। तो मूर्धा माने मुंह नहीं होता है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ मुँह हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ओष्ठ है कि दंत है, तालु है। तालु जो होता है ना, तालु हम जीव जो हमारा होता है उसी के ऊपर एक प्लेट की तरह जो है, छतरी की तरह, वो है तालु। और तालु से ऊपर का भी कुछ भाग होता है जो नाक और उसके बीच में होता है, उसे कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। थोड़ा थोड़ा नाक भी कह लीजिए, उसमें नाक भी थोड़ा थोड़ा शामिल होता है, ठीक है ना। तो ये मूर्धा, तो मूर्धा से जो शब्द उच्चारित होते हैं उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण। क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण। तो ट ठ ड ढ र मूर्धन्य स और री। अब है दंत। दंत माने होता है दांत, दंत माने दांत। दांत से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? दंत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत वर्ण। ये होते हैं त थ द ध ल दंत स और ल दोबारा आ गया है, वही ल है, ठीक है ना, बस ल दंत स, ठीक है ना।
नेक्स्ट देख लेते हैं, ओष्ठ से बीच में बात नहीं कीजिए, किसी भी तरह का बात नहीं कीजिए, समझा रहे हैं, समझिए, शांति से पढ़िए और शांति से पढ़ाने में दीजिए। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं, जो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, यानी ओष्ठ यानी होठ, होठ जो होते हैं ना, उससे उच्चारित होने वाले जो शब्द होते हैं उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। परीक्षा में यह भी पूछता है कि प कौन सा वर्ण है, तो हम लोग बोलते हैं प जो है ये स्पर्श व्यंजन है। आपसे स्पर्श व्यंजन में नहीं पूछ रहा है, उसमें स्पर्श व्यंजन का ऑप्शन ही नहीं डालेगा, तब क्या कीजिएगा, समझ रहे, इसलिए याद रखिए इसको ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण जो है ना ओठ से होता है ना, इसलिए। अब देखिए इसमें कौन कौन है, प फ ब भ हर्ष उ दीर्घ उ, मतलब इसको उच्चारण करने के समय ना ओठ की ज़्यादा भूमिका होती है, ओठ ज़्यादा हिलता है और ओठ से ही ज़्यादा की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्या है, कंठ या तालु। देखिए कोई कोई वर्ण ऐसा होता है जिसमें दो दो जगह से उच्चारित होने की भूमिका होती है, तो कंठ और तालु से जो उच्चारण होता है उसे कहते हैं क्या, एक मिनट में, एक कंठोष्ठ वर्ण होता है, कंठ वर्ण ओष्ठ से उच्चारण होता है, कंठ ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण को कंठोष्ठ वर्ण, कंठ और ओष्ठ दोनों से। देखिए देखिए कंठ और तालु से, देखिए कंठ, जो वर्ण कंठ और तालु से उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, कंठ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ वर्ण कहते हैं। ये कौन कौन है जो कंठ और तालु से दोनों से होता है, ए जब आप बोलिएगा ना ए तो ये कंठ और तालु दोनों की भूमिका इसमें होती है। ए कंठ से डायरेक्ट निकलेगा आवाज और तालु की हल्का का भूमिका होगी, तो ये कंठ और तालु होता है, इसको चलाता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर, उसके बाद क्या है, कंठ और ओष्ठ, जिसमें कंठ का भूमिका होता है और ओठ का भूमिका होता है। जब तो ओ, तो ध्वनि कंठ से निकल रहा है और मुंह गोल बना रहा है कौन, ओठ, ओ औ, है ना, तो ओठ का भूमिका होता है और किसका, कंठ की भूमिका होती है। तो कंठ और ओठ, तो इसको कहते हैं कंठोष्ठ। क्या कहते हैं, कंठोष्ठ वर्ण। क्या कहते हैं इसको, कंठोष्ठ वर्ण। कंठ और ओष्ठ दोनों मिला के बन गया क्या, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण, है ना। इसमें कौन कौन आते हैं, ओ और औ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बड़ा लगातार बतियाता है, सब कहने पर करेगा बतियाबे नहीं करते, पता नहीं कौन मिट्टी के बनाना, ये सब बड़ा डिस्टर्बेंस कर देता है, सब पता नहीं कितना। हम सोचते कि आके शांति से पढ़ाएंगे एकदम साइलेंटली वे में, सब समझेगा, पूछेगा, क्वेश्चन बताएगा, ये सब अलग मूड बनाएगा। पता नहीं फालतू की चीज़ कहाँ से लेकर चले आएंगे मास्टर का, वहाँ लेके कचरा धक्के पटक देंगे इसमें। एक्टिंग, बोलने तीन तरह की भाषाएं होती हैं, एक मौखिक भाषा जिसे आप बोल के करते हैं, एक लिखित भाषा, वो भी भाषा ही होता है, वही बातचीत होता है, लिख के बतिया रहा है, और वही इशाराबाजी सांकेतिक भाषा जो संकेत में बतिया रहे हैं। हम तीनों तरह के बतियाने के लिए मना करते हैं, तो आपको लगता है इशारा में बतिया लेते हैं, वो भी तो बतियाना ही नहीं हुआ। भाषा तीन प्रकार के होते हैं, तीनों तरह से वर्जित है, तीनों तरह का भाषा का उपयोग ना करें। देखिए प्रयोग, भाषा पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो भाषा को देखिए, प्रयोग ना करें अभी उसका अजीब वाला। देखिए दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से अभी हम पढ़े हम लोग, नहीं दंत, अरे भैया ये तो कंठोष्ठ था, हाँ दंतोष्ठ, वैसा वर्ण जिसका एक ही ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण दांत से भी होता है और ओष्ठ से भी होता है। यह व का उच्चारण दांत से भी होता है, ओष्ठ से भी होता है, इसे कहते हैं दंतोष्ठ वर्ण। क्या कहते हैं इसको, दंतोष्ठ वर्ण, क्योंकि इसका उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है, और एक ही है, वो क्या है, व। अगला है मूर्धा या नासिक, या मूर्धा नासिक दोनों कह लीजिए, या मूर्धा कहिए या सिर्फ नासिक। मूर्धा डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको नासिक से कह सकते हैं, और नहीं तो मूर्धा नासिक से कर सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट नासिक रहता है, नासिक माने नाक, नासिक माने नाक। तो इसमें कौन कौन ऐसे वर्ण हैं, देखिए, तो मूर्धा या नासिक से उच्चारित होने वाले वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और ये वर्ण होते हैं प्रत्येक का पंचमाक्षर होता है, जैसे कखवा का अंग, चठा का य, टठा का बढ़िना, तथा का न, पफवा का म, इसके साथ साथ अनुस्वार और इसके साथ साथ चंद्रबिंदु, ये सब का उच्चारण स्थान जो होता है ना नासिक से होता है, नाक से होता है। मगर कभी कभी एग्जाम में रहता है मूर्धा नासिक दोनों रहता है, और कभी कभी सिर्फ नासिक रहता है, इसके लिए घबराइएगा नहीं, ठीक है ना।
तो परीक्षा में ज़्यादातर नासिक वाला ही करता है, नासिक से उच्चारण होने वाला शब्द कौन है इसमें से। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना पकड़ आया है। सबसे पहला है क वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो इसका आंसर होगा क्या, कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो प वर्ण जितने भी होते हैं उसका उच्चारण कहाँ से होता है, ओठ से होता है, ओठ से होता है, तो इसका क्या हो गया आपका ओठ। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो जहाँ से क का होता है वहीं से घ का, जहाँ से क का होता है वहीं से घ का भी होता है, तो कंठ वर्ण से होता है, तो इसका क्या होगा आपका कंठ वर्ण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ख का उच्चारण स्थान, तो क ख ग घ सब का उच्चारण होता है कंठ से, तो इसका भी हो गया क्या आपका कंठ से उच्चारण होगा। चलिए अगला है, भाषा किसी की अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा के माध्यम से किसको अभिव्यक्त करते हैं, लेखों का, कहानी की, कि विचारों की, कि रचना की। तो हम लोग पढ़े हैं भाषा किसे कहते हैं, तो विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं, विचारक की अभिव्यक्ति के माध्यम को क्या कहते हैं भाषा। तो भाषा जो होता है ना, कोई भी भाषा हो, अभी बताया 3 तरह के भाषा मुख्यतः हम यूज करते हैं, मौखिक भाषा बोलकर, लिखित भाषा लिखकर, और सांकेतिक भाषा संकेत में इशारा करके। तो ये तीनों भाषा होते हैं, और तीनों भाषा से हम क्या करते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं। जो विचार हम लाए हैं, जो भी हो, वो खुशबूदार हो या बदबूदार हो, परंतु ला के उसको जो फैलाते हैं, बताते हैं, वही विचारों का आदान प्रदान कहलाता है, भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर, विचारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, व्याकरण वह ज्ञान, भूलभुला जवाब मत दीजिएगा, समझ कर गांधी आंसर देना जवाब बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना है। व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है, जो मानक के आधार पर भाषा प्रदान करता है, या नियमों के विश्लेषण नहीं करता है, या आवश्यक नहीं है। तो त्रुटि पर ध्यान नहीं देता है तो बिल्कुल गलत है, व्याकरण तो शुद्ध करने के लिए ही पढ़ते हैं, तो ये गलत है। दूसरा नंबर क्या है, मानकता, इसको बाद में देखेंगे, समझ में आ नहीं रहा है। इसका नियमों का विश्लेषण नहीं करता, नहीं, नियम का विश्लेषण करता है, इसमें नियम बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। आवश्यकता नहीं है, व्याकरण पढ़ना आवश्यक नहीं है, तो ये भी गलत, तो ये भी गलत है, तीनों गलत है, तो ये आंसर जाएगा हमारा बी। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। क्या होता है, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, आप भाषा का उपयोग कीजिए, मगर कुछ स्टैंडर्ड पैमाना है, कुछ नियम है, उसको लेकर कीजिए, उसको ध्यान में रख कर कीजिए, तभी जाकर वो शुद्धता पूर्वक होगा। तो ये कहा, व्याकरण क्या सिखाता है कि मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करना, मतलब मानक कुछ है, उसके आधार पर भाषा का उच्चारण कीजिए, ऐसे वैसे मत कीजिए, ठीक है ना, मानकता सिखाती है। नेक्स्ट, मानवता नहीं, मानकता। अगला क्वेश्चन है, ध का उच्चारण स्थान क्या है, अ ख ग जो पढ़ते हैं वो कंठ से होता है, ठीक है ना, कंठ होता है। चलिए दूसरा नंबर क्या होता है, चौथा ज्यादा किसे पढ़ते हैं, तालु से, ठीक कह रहा है, तालु नहीं होगा इसमें, हाँ। चौथा किसे पढ़ते हैं, मूर्धा से, हाँ ठीक कह रहे हैं। चलिए उसके बाद चौथा किसे पढ़ते हैं, दांत से, दंत से। अब पफा किसे पढ़ते हैं, तो ये सब हम लोग को याद रखना, ये गलती हो गया हम लोग का, तो ये क्या जाएगा हम लोग का गलती होगा बिल्कुल। इसका उच्चारण क्या होगा आपका, दंत। देख कर जवाब नहीं दिया, मगर बंद कर लिए, कॉपी बंद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, याद कीजिए, कंठ होगा। क वर्ग वाला में पढ़े थे, कंठ वाला में पढ़े थे क ख ग घ, उसके साथ और क्या पढ़े थे, विसर्ग, ह और क्या, अ आ, ह अ आ और विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। देखा, पढ़ना अभी तो पढ़े हैं, अभी ये मिस्टेक हो रहा है। तो यही होता है कि इसको आप कहें याद कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे नहीं, कर लेना चाहिए था। अभी तक 7वां 8वां में तो पढ़े थे, अभी भी तो पढ़े हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन महाप्राण का वर्ग है, महाप्राण याद कीजिए, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में कौन कौन होता है बताइए तो। अल्प प्राण अभी पढ़े हैं, क्या रूल लगता है अल्प प्राण, अल्प प्राण में 135 लगता है, और महाप्राण में क्या लगता है, महाप्राण में लगता है 24 रूल, है ना। तो 24 रूल बताइए, 2 या 4 वाला कौन है इसमें, क 2 वाला नहीं है, घ 4 पाता ई है, ज 3 पाता नहीं होगा, झ छ छ ज झ ये भी होगा, हो ना।
ये 2 पे 4 पे रहने वाला होता है तो घ भी होगा और झ भी होगा। ऐसा में जो दूसरा नंबर पे हो या यानी कि किसी वर्ग का दूसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण, तो ये घ क ख का चौथा नंबर पे आता है और ये झ जो है का चौथा नंबर पे आता है, तो दोनों क्या हो गया आपका महाप्राण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊ जो है हर्ष ऊ, ये किसका उच्चारण क्या होगा? तो हम लोग पढ़े हैं प फ ब भ और उसके ऊपर हर्ष ऊ दीर्घ ऊ, दोनों का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। इसका उच्चारण क्या हो गया आपका? ओष्ठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? नहीं, प वर्ग में कौन शामिल है? कौन प फ व में आता है? तो प फ में भ आता है, ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है? कंठ से भी होता है और तालु से होता है। तो एक कंठ तालाव्य वर्ण होता है, कंठ और तालु की भूमिका होती है ए ऐ, तो ए का उच्चारण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ की सहयोग से होता है? कंठोष्ठ वर्ण होता है ओ औ, क्या होता है? ओ औ, तो यहाँ पे उच्चारण हो जाएगा सब। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या होगा? नासिक होगा। क्यों होगा जानते हैं? देखिए, प्रत्येक का पंचमाक्षर अंगा, य, बड़ीना, न, म और इसके साथ साथ अनुस्वार और चंद्र बिंदु, इस सब का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? नासिक। मूर्धा और नासिक बोलते कभी कभी नासिक ही रहता है, तो ये नासिक होगा इसके आंसर। ठीक है ना, नासिक माने नाक। ठीक है ना, नाक से इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती है उस स्वर को क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं आपको पता है? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ होता है ना जी, यही होते हैं 7। औ होगा, हाँ, ओ के बाद औ होगा। ठीक है, 7 होते हैं। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। चलिए, क्या बोले हैं? अच्छा, दीर्घ ये वाला, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, हो गया, बात में बढ़ाइए नहीं बात को, गलती है बोला, ठीक है, अच्छा स्वागत है आपका। देखिए, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं? व्यक्ति जो सार्थक रूप से अपना उच्चारण करता है, वाणी को बताता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा, अक्षर, मुहावरा होता है, मुहावरा या वाक्य। तो क्या होगा इसका? भाषा। जो हम लोग अपना व्यक्त करते हैं भावनाओं को सार्थक रूप से, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, करा है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, अक्षर कहते हैं, मुहावरा कहते हैं कि वाक्य कहते हैं? सबसे न्यूनतम इकाई या लघुतम इकाई होती है वर्ण या अक्षर। अक्षर सबसे न्यूनतम होता है, वर्ण से भी छोटा होता है अक्षर। क्या होगा? अक्षर। तो ये सबसे छोटा इकाई माना जाता है, वर्ण से भी छोटा। ऐसा सबसे भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या कहता है? वर्ण कहते हैं, और वर्ण भी अक्षर के मिलने से बनता है। ओके, नेक्स्ट अगला है, जिस ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती हो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं? तो स्वर का परिभाषा तो हम लोग ये नहीं पढ़े थे। स्वर का परिभाषा क्या पढ़े थे? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण बिना किसी के सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। इसका एक और भी परिभाषा ये होता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं हो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यह भी एक परिभाषा इसका होता है। और जिसमें रुकावट होती हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं व्यंजन, है ना। इतना ही तक था आज के लिए, इतना ही।
जय हिंद, जय भारत। आगे और कुछ हम बताएंगे।